Hello friends, my name is Ritesh and I am back with another analysis of the Hindu. आज का हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज और लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट व्हाट ऑल इज देयर इन स्टोर. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, आज के जो टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल, इन द नेशनल अफेयर्स वी विल डिस्कस सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम क्लियर 68 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेस. ठीक है, दैट्स अ बिग न्यूज़. फिर हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट चैंटिंग ऑफ मंत्रास इन तमिल. दिस इज अ मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन. फिल अप वैकेंसीज बाय अक्टूबर प्रधान. हु इज प्रधान? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और एजुकेशन मिनिस्टर. ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे. तो ये तो बात हो गई हमारी नेशनल अफेयर्स गवर्नेंस के एरिया में. फिर हम देखते हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट में क्या अपडेट है. बायोलॉजिकल ई जैब गेट्स नॉड फॉर ट्रायल अमंगस्ट चिल्ड्रन. सो वन मोर वैक्सीन गॉट नॉड फॉर ट्रायल अमंगस्ट चिल्ड्रन. देन एक्सपर्ट्स फ्लैग डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्राह्मणी रिवर. अब ये ब्राह्मणी रिवर कहाँ पर है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हम देखेंगे. फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल स्फेयर में क्या न्यूज़ है. जापान पीएम सुगा स्टेप्स डाउन. ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी पोजीशन से हटने जा रहे हैं. नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इनके बारे में बात करेंगे. इंडिया यूएस साइन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट ऑन एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल. तो इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, ड्रोन्स को लेकर के और बात करेंगे उसके बारे में. फिर इकोनॉमी में रिलायंस टारगेट्स 100 गीगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो रिलायंस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में बात करेंगे. फिर एचडीएफसी लाइफ टू बाय एक्साइड लाइफ. ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे. और फिर स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली पैरालंपिक्स चल रहे हैं, तो जो हमारे नए मेडल विनर्स हैं, 3 और मेडल मिल गए हमारे पास. मेडल्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं इस बार. ठीक है, और अच्छी बात है. तो और उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं एंड आई कांट वेट टू गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, देखो अभी ये न्यूज़ थोड़े टाइम पुरानी भी नहीं हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस ने ओथ ली और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी खाली एक रह गई है. मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, 33 फुलफिल हो चुके हैं कि कोलेजियम ने एक और धमाका कर दिया. 68 जजेस को अप्रूवल दे दिया है वन गो में. ठीक है, 12 हाई कोर्ट्स में 68 वैकेंसीज फुलफिल होगी. इसके लिए 112 नामों पे उन्होंने विचार किया एंड फाइनली दे अप्रूव्ड 68 नेम्स, 68 हाई कोर्ट जजेस टू वर्क इन 12 हाई कोर्ट्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली द कोलेजियम वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एनवी रमन्ना. 68 नेम्स इन वन स्ट्रोक, ऐसा पहली बार हुआ है, नीडलेस टू से. ठीक है, इनमें से 44 फ्रॉम द बार है, 24 फ्रॉम द जुडिशियल सर्विसेज है. ठीक है, यानी लॉयर्स और जजेस की बात कर रहे हैं हम, 44. ठीक है, कोलेजियम्स रेकमेंडेड नेम्स हैव 10 विमेन आउट ऑफ 68, 10 आर विमेन. ठीक है, तो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा हाई कोर्ट में लॉयर कैसे बन सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पे, तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि 44 फ्रॉम द बार एंड 24 फ्रॉम द जुडिशियल सर्विसेज. ठीक है, तो 12 हाई कोर्ट कौन सी है जहां पर ये जजेस काम करेंगे? इलाहाबाद, राजस्थान, कैलकाटा, झारखंड, जे&के, मैड्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, केरला, छत्तीसगढ़ एंड आसाम. ठीक है, तो अपने आप में एक हिस्टोरिक स्टेप है. 68 नेम्स दिए गए हैं, उनमें से 10 विमेन हैं. ठीक है, और एक साथ इतने सारे जजेस को, अच्छा इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ठीक है, नीडलेस टू से हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है, जो जस्टिस डिलीवर करने की रफ्तार है वो काफ़ी कम है. और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोर्ट्स में वैकेंसीज हैं, जजेस नहीं है. तो ऑब्वियसली इट विल स्ट्रेंथन द जुडिशियल सिस्टम. ज़्यादा केसेस जल्दी सॉल्व हो पाएंगे, तो इट्स अ गुड स्टेप, वेरी पॉजिटिव स्टेप. ठीक है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्या चाहिए होता है? पहली बात तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. ठीक है, उसके अलावा आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट लॉयर और एज अ ज्यूरिस्ट. ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज में, यानी डिस्ट्रिक्ट जज हो अगर आप. ठीक है, या फिर आप हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर चुके हो 10 साल तक. ठीक है, दोनों के केस में अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल होते हो. तो इन सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट करने वाले 68 लोगों को फाइनली रेकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने. ठीक है, तो ये आज का पहला अपडेट था. अब ऑब्वियसली इसके अराउंड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं बोर्ड में, जो फैक्ट्स हैं. ठीक है, उन पे नोट बना लीजिएगा. हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट चैंटिंग ऑफ मंत्रास इन तमिल एंड टेम्पल. देखो ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट में एक बंदे ने पिटीशन डाली थी. एक गवर्नमेंट की स्कीम है, स्कीम का नाम है अन्नई तमिल अर्चनई. ठीक है, इस स्कीम में गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि लेट से आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और गर्भगृह जिसे हम कहते हैं, मंदिर का जो सेंट्रल एरिया होता है जहाँ पे डीटी की स्टैचू वगैरह होती है, वहाँ पर अगर आप पूजा कर रहे हैं
और आप चाहते हैं कि आपके जो पंडित है वो संस्कृत में ना हो बोल करके मंत्र को तमिल में बोले, तो आप ये कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम के तहत बोला गया था, ठीक है। तो इस पर एक बंदे ने पिटीशन लगा दी, ठीक है, कि नहीं, मंत्र तो जो है वो संस्कृत में ही बोले जाने चाहिए, तमिल में नहीं बोले जाने चाहिए, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि क्यों भाई, क्या भगवान को तमिल समझ नहीं आएगी, संस्कृत ही समझ में आएगी? तो ये एक बड़ा ओ माई गॉड काइंड ऑफ सिनेरियो गवर्नमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट में हुआ। तो उन्होंने कहा, होल्डिंग दैट द चॉइस ऑफ वांटिंग द मंत्रास टू बी रिसाइटेड ईदर इन संस्कृत और तमिल वेस्ट्स विद द डिवोटीज, द बेंच हैज निगेटेड द पिटीशन। तो ये एक अपडेट था, ठीक है। स्कीम का नाम थोड़ा सा देख लेना, अन्नई तमिल अर्चनई स्कीम, ठीक है। अब देखो, कल मैंने बात की थी कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ग्लू ग्रांट स्कीम के बारे में बात कर सकती है, क्योंकि उनकी मीटिंग होने वाली थी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इनकी 45 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग हुई, उनके वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग हुई, और उसमें इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट, मैंने कल भी आपसे कहा था कि इन यूनिवर्सिटीज़ में 1/3 फैकल्टी पोजीशंस खाली है, वेकेंट है, और गवर्नमेंट ने इनको 2 महीने का टाइम दिया है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट, और 2 महीने के अंदर आपकी सारी पोजीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर कंस्ट्रेंट्स यू हैव, ठीक है, ताकि देश में ये प्रॉब्लम ना हो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव बीन गिवन अ 2 मंथ डेडलाइन टू फिल अप देयर 6000 प्लस वैकेंसीज, ठीक है। तो अक्रॉस दीज यूनिवर्सिटीज लगभग 6000 पोजीशंस खाली है। तो अगर आप एक ठीक है, तो अच्छी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रेस किया जेएनयू को। देखो, जेएनयू पिछले कुछ समय से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए या एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे काउंटर टेररिज्म लॉन्च किया है, स्पेशली फोकस ऑन जिहादी टेररिज्म, जिसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उन्होंने कौन से कोर्सेज में लॉन्च किया? इंजीनियरिंग में जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशलाइज कर रहे हैं उनको ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा, और उसकी भी काफ़ी तारीफ इन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि इससे थोड़ा सा माइंडसेट बदलेगा, ठीक है। तो दैट इज अगेन वन थिंग विच इज हाईलाइटेड इन टुडेज हिंदू। मिस्टर प्रधान प्रेज जेएनयू यूनिवर्सिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कोर्स ऑन काउंटर टेररिज्म। द कोर्स इज मेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी नेशनल अफेयर्स की, गवर्नेंस रिलेटेड अफेयर्स की। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो देखो, हैदराबाद में एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। क्या खास बात है इस कंपनी में? इस कंपनी को अप्रूवल मिला है, और ये तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसको अप्रूवल मिला है ट्रायल करने के लिए बच्चों के ऊपर कोविड वैक्सीन का, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि ठीक है 18 प्लस का तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, अब हम 12 to 18 वाले ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इंडिया में सबसे पहले अप्रूवल किसको मिला था? जाइडस कैडिला को। तो जाइडस कैडिला की वैक्सीन थी जाइकोविट, उसको अप्रूवल मिला था। उसको तो इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया कि वो तो वैक्सीन लगा ही सकते हैं। उसके बाद कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला था कि कोवैक्सीन जो है वो ट्रायल टेस्टिंग कर सकती है, और कोवैक्सीन जो है उसकी भी वैक्सीन बाय द मंथ ऑफ सितंबर के आसपास आने का है, ठीक है। तो हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई हैज बीन अप्रूव्ड बाय डीजीसीआई, ठीक है। इनकी वैक्सीन का क्या नाम है? कॉर्बीवैक्स, ठीक है। जो तीसरी वैक्सीन है इसका क्या नाम है? कॉर्बीवैक्स। तो जाइकोव डी, ठीक है, जाइकोव डी जाइडस कैडिला को अप्रूवल मिल गया था, और कोवैक्सीन जो है उसके भी ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया था, और अब ये तीसरी कंपनी है जिसको ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो जाइकोव डी तो ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, कोवैक्सीन भी मार्केट में आने वाली है, और इसके ट्रायल्स को अप्रूवल मिला है। तो अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो ये तीसरी वैक्सीन होगी जो कि बच्चों को लगाई जा सकेगी, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट था। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, तीनों के मैन्युफैक्चरर्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जाइकोव डी के मैन्युफैक्चरर कौन है? जाइडस कैडिला। फिर कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत बायोटेक। फिर ये जो तीसरी वैक्सीन है कॉर्बीवैक्स, इसके मैन्युफैक्चरर कौन है? अभी हमने देखा था बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो चौथा अपडेट देखते हैं एनवायरनमेंट का, ब्राह्मणी रिवर से जुड़ा हुआ। अब यहाँ क्या हो रहा है, ओडिशा में एक नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, जहाँ पर जो पानी आता है वो ब्राह्मणी रिवर के थ्रू आता है। और ये जो नेशनल पार्क है इट्स अ रामसार साइट, वेटलैंड है, रामसार साइट है। इसमें खास बात क्या है? दो चीज़ें खास बात है। एक तो मैंग्रोव्स का कल्टीवेशन होता है, और इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव्स इकोसिस्टम है यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा है? सुंदरबंस। सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ
इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इकोसिस्टम है। दूसरी खास बात यहाँ की है, यहाँ के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है, तो एक बहुत स्पेशल मरीन स्पीशीज यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ के पास में ब्राह्मणी रिवर है, और यहाँ हो क्या रहा है कि ब्राह्मणी रिवर यहाँ के जो नेशनल पार्क है, इसके आसपास ब्रैकिश वाटर मिलता है। ब्रैकिश वाटर में सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये जो है ये इसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है ब्राह्मणी रिवर। अब फ्रेश वाटर होने की वजह से यहाँ का वाटर बैलेंस बना रहता है, ठीक है, सैलिनिटी ज़्यादा नहीं होती, नमक ज़्यादा नहीं होता पानी में, तो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ और वहाँ के जो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं ये बड़े आराम से वहाँ पे रह रहे हैं। मगर अब हो क्या रहा है, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड के चलते इस रिवर का पानी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि यहाँ की सैलिनिटी बढ़ रही है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ की वेजिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही इस आर्टिकल में कहा गया है कि एनवायरमेंटलिस्ट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द मैसिव डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्राह्मणी रिवर बेसिन which pose a grave threat to the famous mangrove vegetation in Odisha. So Bhitarkanika is a Ramsar wetland. रामसार कन्वेंशन 1971 के बारे में हमने बात की थी, ईरान में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वेटलैंड्स के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए। इट्स अ नोटिफाइड रामसार वेटलैंड होम टू 62 मैंग्रोव स्पीशीज बिसाइड 1600 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स क्रॉल इन भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को फ्रेश वाटर डाइवर्ट किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा ने ये पॉइंट रेस किया है, और इससे क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी तो आपकी वेजिटेशन पे फर्क पड़ेगा, और ये जो क्रोकोडाइल्स है ये भी अपस्ट्रीम शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सैलिनिटी में ये भी सर्वाइव नहीं कर सकते, और उससे क्या होगा, ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। अभी तो ये ऐसे एरिया में जहाँ पे इंसानों का आना जाना नहीं है, मगर यहाँ पर अगर इनको नहीं रहने दिया गया तो ये ऐसे एरिया में आ जाएंगे जहाँ पे इंसानों का आना जाना है, और उसकी वजह से फिर ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। ये सारे कंसर्न्स इस आर्टिकल में रेस किए गए हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। इट इज लोकेटेड इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया एंड इज द रामसार साइट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सुंदरबंस के बाद जो सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो यही है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा जापान इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। जापान, देखो जापान के प्राइम मिनिस्टर योशीहिदे सुगा जो है, इन्होंने कहा है कि अब ये जो अगले पार्टी इलेक्शंस हैं उनमें फाइट नहीं करेंगे। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये फाइट नहीं करेंगे तो कोई और पार्टी इलेक्शंस जीतेगा, जो जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ही इज बेसिकली स्टेपिंग डाउन, ठीक है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस 1 साल के अंदर अंदर खाली हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले ये बने थे और अब ये स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो जापान में नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक तो जापान में इन्होंने कोविड को लेकर के बहुत अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, तो जापान की जनता में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन्होंने कोविड को अच्छे से बेसिकली फाइट किया। दूसरी बात, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स अलाउ कर दिए, तो पूरे जापान इसके अगेंस्ट था कि टोक्यो ओलंपिक्स ना अलाउ किए जाए कोविड को देखते हुए, बट इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स अलाउ किए। 2020 में होने वाले थे, 2021 में हुए, बट फिर भी क्योंकि इट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर डिसीजन इन जापान, तो उसकी वजह से भी इनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है एंड फाइनली हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, ठीक है। चलिए, इंडिया और यूएसए के बीच में एक इंटरेस्टिंग अभी एग्रीमेंट हुआ है, इसका नाम है एयर लॉन्च्ड यूएवी। देखो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवी का मतलब होता है बेसिकली ड्रोन, ठीक है। थोड़े टाइम पहले हमने ड्रोन गाइडलाइंस के बारे में बात की थी, सबको पता है ड्रोन क्या होता है। अब एयर लॉन्च्ड यूएवी का मतलब क्या है? वो ड्रोन जिसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सके। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जमीन से ड्रोन को ऊपर हवा में लॉन्च करते हैं, बट ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। और ये डेवलप करने के लिए इंडिया और यूएसए की फर्म्स के बीच में पार्टिसिपेशन हुआ है। इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी इन यूएसए, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम एक प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, एक ऐसा ड्रोन बनाएंगे जिसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो इंडिया एंड यूएस साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एन एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अ ड्रोन दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट अंडर द एम्बिट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग टर्म है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, क्योंकि इसका गोल क्या है, ये बेसिकली दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें दोनों कंट्रीज की जो फोर्सेज हैं वो आपस में कोलैबोरेट करेंगी टू बिल्ड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज फॉर मिलिट्री फोर्सेज। दोनों के बीच में है कि हम फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज काम आएंगी वो एक दूसरे के साथ मिलकर के बनाएंगे, जो कि एक दूसरे के मिलिट्री फोर्सेज को मदद मिल सके। अच्छा, अब देखो बिजनेस की दुनिया से कुछ अपडेट्स देखते हैं। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। तो पहले तो ये समझो कि इंडिया में हो रही है इस समय इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट अटेंड करने गए मिस्टर मुकेश अंबानी, द चीफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन्होंने किया। देखो, मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में एक बात कही थी कि हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करें, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का हब बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि दुनिया में हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। अब पहली बात, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो ऐसे समझो कि पानी का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम, पानी का 1 एटम मिलकर H2O बनाता है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है कि हम पानी में से वो H2 एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके थ्रू हम पानी में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो भी ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल होती है, यानी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करके H2O में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस हाइड्रोजन को जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन होता है। अब मुकेश अंबानी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, अब हम ये समझ सकते हैं जब हमें पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन, तो अभी क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बहुत महंगा है। तो मुकेश अंबानी साहब ने क्या कहा है कि हम इतनी सोलर एनर्जी, इतनी विंड एनर्जी जनरेट करेंगे कि ये प्रोसेस बहुत सस्ता हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि बाय 2030 हम लोग 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से। ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन फ्री ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे हम कार्बन फ्री ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, और उससे हाइड्रोजन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन्होंने 111 मिशन दिया है कि हम 1 किलो हाइड्रोजन $1 में प्रोड्यूस कर लेंगे 1 डिकेड के अंदर। 1 डिकेड यानी 10 सालों के अंदर। अभी हम 2021 में, ये कहते हैं 2030 तक हम 1 किलो हाइड्रोजन $1 के अंदर अंदर ले आएंगे। आज की तारीख में क्या रेट चल रही है? आज की तारीख में $3 से $7 के बीच की रेट है। 3 से $6.55 पर केजी की रेट है। इसको इतना कम कर देंगे कि 10 सालों के अंदर 1 किलो हाइड्रोजन हम $1 में प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा इनिशियली हम इसे $2 तक लेकर आएंगे, बाद में $1 तक ले आएंगे। तो वी विल प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, और उसको इतना चीप कर देंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन को पेट्रोल डीजल की तरह इस्तेमाल किया जा सके, यानी भविष्य में आपकी गाड़ियां हाइड्रोजन पे चलेंगी। ऐसा मुकेश अंबानी ने कहा है, और मुकेश अंबानी कहते हैं तो कर भी देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बिजनेस अपडेट देखते हैं। देखो, इंश्योरेंस की दुनिया में एक बड़ा अपडेट हुआ। HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीद लिया। ठीक है, एक बड़ा एक्विजिशन है, 6000 करोड़ प्लस का एक्विजिशन है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक्विजिशन है जो इंश्योरेंस की दुनिया में हुआ है। HDFC लाइफ ने खरीद लिया एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दिया मैंने। एक्सप्लेन करने वाली कोई खास बात है नहीं इसमें। अब स्पोर्ट्स की दुनिया में बात करते हैं। देखो, पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं, और मैंने कहा था कि पैरालंपिक्स में हम पर मेडल्स की बरसात हो रही है। ठीक है, हमने उतने मेडल जीत लिए जितने हमने आज तक पैरालंपिक्स में नहीं जीते हैं। ठीक है, तो अब हमारे मेडल की संख्या कल 10 से बढ़ के 13 हो गई। 3 मेडल्स हमने और जीते। ठीक है, अच्छा, एक तो मेडल जीता प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल। ठीक है, दूसरा मेडल जीता अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने इस पैरालंपिक्स का दूसरा मेडल जीता है। ठीक है, एंड शी हैज बिकम द ओनली फीमेल प्लेयर टू डू दैट इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते। एक इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर राइफल में जीता था, और एक इन्होंने कल 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तीसरा मेडल जीता हरविंदर सिंह ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल। तो अब इंडिया के पास कितने हो गए टोटल? 13 मेडल, जिनमें 2 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। जैसे पैरालंपिक्स खत्म होंगे तो मैं डिटेल्ड लिस्ट करके एक पूरा वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। पैरालंपिक्स से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स हम एक पूरा इश्यू कवर कर लेंगे, बट ये साथ साथ जो जो अपडेट्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने को कवर करते रहें। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अपना आज का इश्यू समाप्त होता है। आज के इश्यू के अपडेट्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे हमेशा की तरह क्वेश्चन एंड आंसर पे बात करूंगा। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोकसभा स्पीकर के बारे में, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आई कुड रिमेंबर मौरवी, आई कुड रिमेंबर ईशान, आई कुड रिमेंबर वैभव, वरुण, ठीक है, अबुल, तो कुछ नाम मुझे याद हैं। और भी काफ़ी लोग ने रिस्पॉन्ड किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो सही जवाब दिया आप लोगों ने, ओम बिरला इज़ द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ आपको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होंगे तो वो फाइंड आउट कर रहे होंगे, बट मेक इट अ हैबिट विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, कि आप डेली 1-2 आंसर्स सॉर्ट आउट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब आज हमने जापान के बारे में बात की, तो 2-1 क्वेश्चंस मैं आपसे जापान के बारे में पूछ लेता हूँ, है ना। तो जापान के बारे में एक तो पहले योशिहिदे सुगा अभी स्टेप डाउन करें, इनसे पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, दूसरा सवाल मेरा यह है कि जापान की करेंसी का नाम क्या है?
तीसरा सवाल मेरा यह है कि जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है। ठीक है, 3 सवाल है मेरे जापान से रिलेटेड। पहला सवाल मैंने आपसे क्या पूछा कि योशीहिदे सुगा से पहले जापान के पीएम कौन थे, बहुत फेमस जापान के पीएम थे। ठीक है, और सेकंड जापान की करेंसी क्या है, तीसरा कि जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है ना। चलो, ये तीनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें और फिर कल हम एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, कल नहीं परसों मंडे को। ठीक है, तो टिल देन कीप रीडिंग एंड टेक केयर एंड गुड बाय।